नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डायरी का एक पन्ना का तीसरा हिस्सा जो कि पेज नंबर 72 के सेकंड पैराग्राफ से आरंभ करते हैं। इसके पहले का हिस्सा हम कल पढ़ चुके हैं बच्चों, लेकिन आज मुझे इस कक्षा आरंभ करने से पहले मुझे इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इसमें इतना बड़ा रोल है कि मुझे गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित एक कविता याद आ रही है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ही उन्होंने लिखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक सबसे प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी विषय पर आधारित है कविता खूनी हस्ताक्षर, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इसकी आरंभ की पंक्तियाँ हैं बच्चों। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। बच्चों, मैं इसकी बीच की पंक्तियाँ यहीं छोड़ती हूँ और इसकी आगे की एक दो पंक्तियाँ आपको और सुनाती हूँ, जहाँ पर नेताजी ने लोगों से कहा था कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो उसके बदले तुम्हें क्या मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र कहते हैं, स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम नहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते नेता की आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो गया, दमक उठी उनकी रक्तिम काया। बच्चों, इसके बाद जितने लोग थे वे सभी सुभाष चंद्र बोस के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम आपके लिए अवश्य अपना खून देंगे और अपनी आज़ादी में अपना योगदान बढ़ाएंगे। देखिए आखिरी पंक्तियों में क्या होता है। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज़ है यह कौन यहाँ आकर जो इस पर हस्ताक्षर करता है, आकर जो इस पर हस्ताक्षर करता है। बच्चों, बहुत सुंदर कविता है ये, आप भी इसे पूरी पढ़ने की प्रयास करिएगा, जो देशभक्ति से हमारे रोम रोम में देशभक्ति भर देती है। बच्चों, पेज नंबर 72 सेकंड पैराग्राफ चलिए पढ़ते हैं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाज़ार लॉकअप में भेज दिया गया। लाल बाज़ार कलकत्ता का प्रमुख स्थान है बच्चों, और वहाँ के जेल में लॉकअप में अर्थात जेल में डाल दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चली, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई, अर्थात थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वो ठंडी पड़ गई थी। ठंडी पड़ने का अर्थ होता है शांत होना, मुहावरा है बच्चों, ये अंडरलाइन कर लीजिए। और गाड़ी में बैठाकर लाल बाज़ार कुछ देर, सॉरी बच्चों वापस से मैं पढ़ती हूँ। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाज़ार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां जुलूस बनाकर वहां से चलीं, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई, मुहावरा अर्थात शांत होना।
उसने फिर डंडे चलाने शुरू किए। फिर से पुलिस अपने जोश में आ गई। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर, बच्चों धर्मतल्ला ये कलकत्ता में एक स्थान है जो कि बहुत प्रमुख स्थान है। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाज़ार भेज दिया, अर्थात उन महिलाओं को भी पकड़ लिया। बच्चों ये पैराग्राफ आपका कहीं भी मौखिक प्रश्नोत्तर में ये काम आएगा, जहां आई थिंक क का मौखिक नहीं 25 से 30 वर्ड्स में, जहां पर आप, मैं चेक कर लेती हूँ जब प्रश्नोत्तर आपसे चर्चा करूँगी तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत काम की चीज़ है, जहाँ पर प्रश्न आता है धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। बिल्कुल सही बच्चों, लिखित का 25 से 30 शब्द का तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर है जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी पर आप यहाँ से उसे देख के लिखिएगा ताकि आपसे स्पेलिंग एरर ना हो। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। बच्चों विमल प्रतिभा अंडरलाइन कर लीजिए, प्रमुख महिला का नाम है उस समय जिन्होंने उनका नेतृत्व किया था। उनको बहू बाज़ार के मोड़ पर रोका गया। बहू बाज़ार भी ये कलकत्ता का स्थान का नाम है, बाज़ार का नाम है, और वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। बच्चों यहाँ हम महिलाओं का योगदान देख रहे हैं, किस प्रकार पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। इस प्रकार करीब पौने घंटे मतलब 45 मिनट्स के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाज़ार ले जाया गया। वहाँ जितने लोग थे सबको लेकर चली गई और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो आज की गोयनका इतने बड़े बिजनेसमैन हैं बच्चों, उन्हीं के बारे में है, उन्हीं के पूर्वज उनके बारे में है। बृजलाल गोयनका जो कई दिन से उनके साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था। दमदम ये भी जेल का नाम है जो कि कलकत्ता में है। बच्चों इन सब वर्ड्स को सर्कल करिए या तो अंडरलाइन करिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। दमदम जेल में भी साथ था, वो भी पकड़ा गया, बृजलाल गोयनका भी पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज़ घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। बच्चों अगर प्रश्न पूछा जाए कि बृजलाल गोयनका को पुलिस ने कैसे पकड़ा तो आप यहीं से लाइन उठाकर लिख देंगे कि पहले तो वो तेज़ी से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अंग्रेज़ घुड़सवार लाठी मारी और फिर कुछ दूर ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। कौन शामिल हो गया बच्चों? बृजलाल गोयनका, ताकि वहाँ फिर से कोई पहचान न सके उन्हें, और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। बच्चों देखिए बृजलाल गोयनका यहाँ 2 बार छोड़ दिए जाते हैं। एक बार तो उस घुड़सवार ने ही छोड़ दिया कुछ दूर ले जाकर, और दूसरी बार वो छूट जाते हैं क्योंकि वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो जाते हैं जहाँ पर कि कोई पहचान नहीं पाते, और फिर वो 200 आदमियों को लेकर लाल बाज़ार जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है। मदालसा भी पकड़ी गई। बच्चों मदालसा भी हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप इनके अधिक नॉलेज के लिए गूगल करिएगा बच्चों, क्योंकि फिर हम इसी दूसरे नाम में ही रह जाएंगे, चैप्टर छूट जाएगा। उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा था। उन्होंने ये बताया कि थाने में भी उनकी पिटाई हुई। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बच्चों ये सेंटेंस अंडरलाइन करिए, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतनी भारी संख्या में पहले इतनी स्त्रियों ने भाग नहीं लिया था। प्लीज़ अंडरलाइन, सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई, इसको अंडरलाइन करिएगा। मदालसा नाम को भी अंडरलाइन करिएगा। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया।
कलकत्ता में आज, बच्चों अंडरलाइन करिए, ये आपके काम आएगा, ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं बोल रही हूँ, कलकत्ता में आज इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस नहीं की गई थी, बस यहाँ तक अंडरलाइन कर दीजिए। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन है मतलब गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए, अर्थात उन्हें लेकर हम अस्पताल जाएंगे। अगला और एक प्रमुख नाम आने वाला है बच्चों, जो कि है जानकी देवी का नाम। बच्चों जानकी देवी जो हैं, ये आज के जो बड़े बिजनेसमैन हैं जमुना लाल बजाज, ये उनकी बेटी हैं। तो जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 अर्थात 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे, मतलब सभी का वहाँ इलाज हो रहा था। किसी के सिर फटे थे, किसी को चोट लगी थी, क्योंकि पुलिस ने सब पर लाठियाँ बरसाई थी और डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। लेकिन बच्चों इलाज के साथ साथ वहाँ फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे थे, उसका क्या प्रमुख कारण था? बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो कलकत्ता वासियों पर बंगाल के नाम पर जो यह कलंक लगा है कि कलकत्ता में कुछ काम नहीं हो रहा है, बंगाल में कुछ काम नहीं हो रहा है, वो फ़ोटो खिंचवाकर अखबार में छपवाते, मैगज़ीन्स में छपवाते, ये बतलाने के लिए पूरे देश के लोगों को कि कलकत्ता वासी भी देश की आज़ादी में अपना योगदान दे रहे हैं। यही मुख्य कारण था फ़ोटो उतरवाने खिंचवाने का। चलिए बच्चों इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। अर्थात इतने 160 तो हॉस्पिटल में पहुँचे, बाकी सब जिनको मामूली चोट आई थी वो घर चले गए। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए, मतलब 200 लोगों ने पुलिस की लाठियाँ खाई हैं और डंडे खाए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, कितने पकड़े गए उसका पता नहीं, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग वहाँ जमा हुए थे। पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। बच्चों लाल बाज़ार के जेल में 105 स्त्रियाँ थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बच्चों इस सेंटेंस को अंडरलाइन कीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, क्योंकि इस लाइन को घुमा फिरा के आपसे अनेक तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि लेखक इससे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या अर्थ है। या आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा वाक्य कहने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। इस तरह के एक ही प्रश्न को कई तरीके से बच्चों घुमाया फिराया जा सकता है। तो आप कभी परेशान मत होइएगा कि ये जो लिखा है इसका हमें क्या उत्तर लिखना है। चलिए बच्चों इसकी आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम बच्चों? आज़ादी के लिए। वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। बच्चों ये जो पूरा पाठ है ना, डायरी का एक पन्ना, ये पूरा पाठ अगर मैं ये कहूँ कि इस आखिरी लाइन पर आधारित है तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि लोगों ने ये बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी इसलिए ही दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो नाम खराब हुआ है वो सही हो जाए, और लोगों को फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कलकत्ता और बंगाल भी किसी से पीछे नहीं है। बच्चों इस प्रकार डायरी का एक पन्ना यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। और मैं एक बार ज़रा सा आपसे
पहले दूसरे और तीसरे दिन का रिवीजन कर लेती हूँ कि हमने इस पाठ में क्या क्या जाना है। हमने क्या जाना बच्चों, याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 उस दिन लोगों ने पहली स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन ये जो चैप्टर है ये 26 जनवरी 1930 की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है 26 जनवरी 1931 के दिन क्या खासियत थी, उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटा था, किस प्रकार कलकत्ता वासियों ने आज़ादी के लिए खुला चैलेंज स्वीकार किया था। ब्रिटिश सरकार ने जो कानून पारित किया था उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी थी। लोगों में एक अलग ही उत्साह था, पूरे शहर को सजाया गया था। उस समय में लोगों ने प्रचार एडवर्टाइजिंग में 2000 रुपये खर्च किए थे। पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस था उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था और लोगों ने जब जहां जिस चीज़ के लिए प्लानिंग की थी वहां पर उन लोगों ने झंडा फहराया। स्त्रियों की स्कूल के विद्यालय, मारवाड़ी बालिका विद्यालय लड़कियों की, सबका महत्वपूर्ण योगदान था बच्चों, और सब ने इसे खुला चैलेंज स्वीकार किया। ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी, ऐसा योगदान पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, स्त्रियों की भूमिका सबसे ज़्यादा थी। महिलाओं में बेहद उत्साह था और वे जुलूस के साथ आगे आगे बढ़ रही थी, किसी प्रकार का उन्हें डर नहीं था। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया बच्चों, पुलिस ने बेरहमी से उनको पीटा, उन पर लाठीचार्ज किया, लेकिन उनके आगे डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और थाने जाकर भी बहुतों को पीटा गया, लेकिन उनके अंदर कोई डर नहीं था, क्योंकि सबके आगे मात्र एक ही बात थी कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। और उसके बाद लेखक सीताराम सेकसरिया कहते हैं कि लगभग 200 लोग घायल हुए होंगे और जिनमें से 160 अस्पताल आए और जिनको इधर उधर चोट लगी वो अपने घर चले गए। और इस प्रकार वो ये भी कहते हैं कि जो उस दिन हुआ, किस दिन बच्चों, 26 जनवरी 1931 के दिन जो हुआ वो अभूतपूर्व था, अर्थात ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पिछले साल जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तब बंगाल के लोगों ने ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया था और उनके नाम पर जो कलंक था वो कलंक आज की हिस्सेदारी के बाद वो कलंक मिट गया है। बच्चों, मुझे लता मंगेशकर की वो गीत याद आ रहा है जिसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। ऐसा कहा गया था कि जब ये गीत लता मंगेशकर जी ने पहली बार आज़ादी के बाद ये गीत गाया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसकी चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी और ये पाठ हम आज यहीं समाप्त करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा हम कल करेंगे। तो चलिए हम गीत सुन लेते हैं बच्चों। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।